तो कल पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देने के बाद आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहां पर उन्होंने एयरफोर्स के जवानों के साथ मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने जवानों को संबोधित भी किया। तो इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी के लिए, पूरे एनालिसिस के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, कल हमने देखा कि जो शाम को प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया, देश के नाम साफ संदेश और कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया, और आज हमने देखा प्रधानमंत्री के साथ खूबसूरत तस्वीरें जिसमें वो वीर जवानों को हौसला अफजाई कर रहे थे, और साथ ही साथ एक कड़ा संदेश उन्होंने फिर से दोहराया कि सैन्य कार्रवाई को फिलहाल स्थगित किया गया है। अगर दोबारा कुछ नापाक हरकत पाकिस्तान करता है तो अपनी शर्तों पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरा एनालिसिस आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का है ये इस बेस पे पहुंचना, एयरफोर्स बेस पे पहुंचना अपने आप में एक बड़ा संदेश जाता है। इसको तीन तरीके से देखिए, इस आदमपुर एयरबेस में प्रधानमंत्री के पहुंचने और उनके संबोधन को। पहली बात कि उन्होंने वीरों की हौसला अफजाई की, उनको बधाई दिया, और जब ये कहते हैं कि जब वीरों के पास उनके दर्शन हो जाते हैं तो वो धन्य हो जाते हैं, तो इससे बड़ा हौसला बढ़ाने वाला बयान प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ हो नहीं सकता है। तो ये जिन वीरों ने, जिन फौजियों ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को बहुत ही कड़ा संदेश दिया। जब ये कहते हैं कि संबोधन में कि पाकिस्तान ने अगर दोबारा हम आतंकी कोई घटना की तो उसके घर में घुसकर मारेंगे, जब अपने पीछे S-400 दिखाते हैं कि कितना सफल रहा हमारा ये एयर डिफेंस सिस्टम, जब पीछे फाइटर जेट दिखाते हैं और उसी बेस पे, एयरबेस पे उतरते हैं जिस एयरबेस को नष्ट नाबूद करने का झूठा प्रचार पाकिस्तान ने किया था, वो दिखाया उन्होंने किस तरीके से एयरबेस अभी भी चल रहा है और पाकिस्तान का कोई भी हमला सफल नहीं हो पाया। और तीसरी चीज़ जो पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि 3 सूत्र हमने बांध लिए हैं। पहला कि अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो इसका जवाब हम अपने तरीके से देंगे, अपनी शर्तों पर देंगे और अपने समय से देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि इसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल का नाम लेकर के, हवाला देकर के, चाहे यूएस हो चाहे चाइना हो, दुनिया के दूसरे देश बार बार डरा रहे थे या फिर सीज फायर करने के लिए दबाव डाल रहे थे, और पाकिस्तान भी बार बार इसकी धमकी दे रहा था। और तीसरा कि आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग हम नहीं देखते हैं। ये भी पाकिस्तान को और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले दुनिया के बाकी देशों को बहुत ही कड़ा संदेश यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के कल के भाषण के बाद आज यहाँ पे एयरबेस पे पहुँचना और इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करना और ये कड़ा भाषण देना बहुत कुछ कहता है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, देश और दुनिया ने सुना जिस तरह से उन्होंने इस बेस से एक कड़ा संदेश दिया और विजय संदेश भी दिया। साथ ही साथ वहीं अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी बैठकों का दौर जारी है। राजनाथ सिंह तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। पूरा अपडेट क्या है? देखिए, दरअसल कल के प्रधानमंत्री के बयान के बाद देर रात कुछ एक ड्रोन देखे गए थे, लेकिन 10 बजे रात के बाद हलचल बिल्कुल सामान्य थी। लेकिन एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद करना चाहती है सरकार। इस वजह से आज सुबह सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ऑफिस में, जो साउथ ब्लॉक में है, रक्षा मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना के प्रमुख थे, रक्षा सचिव थे, और वहाँ पर पाकिस्तान सीमा पर जो अभी हालात है उसका जायजा लिया, उसकी समीक्षा की और आगे भी सतर्क रहने की यहाँ पर नसीहत दी गई, उसकी रणनीति बनाई गई। दूसरा कि ये जो बैठक है इस मायने महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी आगे किस तरह की तैयारी रखनी है ये भी एक महत्व इस लिहाज से काफ़ी अहम रखता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला लिया। आज से वो यात्रा शुरू भी हो गई है, ताकि देश के हर कोने कोने में जाकर बताएं कि किस तरीके से पाकिस्तान को हम लोगों ने करारी शिकस्त दी है। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, एक और खबर के लिए आपके पास लौटेंगे। तो इस बीच आपको बता दें, जिस तरह से लक्ष्मण जी ने भी इस बात को सामने रखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दोहराया है कि भारत किसी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहेगा। आइए आपको सुनाते हैं। जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे।
दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए तीनों आतंकी लश्कर से जुड़े हुए थे। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इनमें से एक आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे है। पहलगाम हमले के बाद आतंकी कुट्टे का घर तहस नहस कर दिया गया था और मारा गया शाहिद अहमद कुट्टे लश्कर का एक महत्वपूर्ण ऑपरेटर था। इसने ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क खड़ा किया था और पहलगाम हमले के मुख्य आरोपी हाशिम मूसा का यह प्रमुख सहयोगी था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है आतंकवादियों के खिलाफ और पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसमें मुख्य सूत्रधार में से एक आतंकी को मार गिराया गया है। कुल मिलाकर 3 आतंकियों को इस इनकाउंटर में मार गिराया गया है और शोपियां का यह इलाका है, घने जंगलों का इलाका है। यहाँ पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सुरक्षा एजेंसियों को करीब सुबह 6 बजे जानकारी मिली थी और तब से यह एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसके बाद यह पूरी जो कार्रवाई हुई और सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जो लोग मारे गए हैं इसमें से एक शाहिद अहमद कुट्टे है। यह लश्कर-ए-तोयबा से ताल्लुक रखता है, इसके अलावा टीआरएफ से भी ताल्लुक रखता है। इसके अलावा 2 और पाकिस्तानी आतंकी हैं जो घुसपैठ करके जो आए थे और शोपियां इलाके में रह रहे थे। कुल मिलाकर अभी तक 3 आतंकी के मारे जाने की खबर है। करीब 2 से 3 आतंकियों के और यहाँ पर छुपे होने की जो संभावना है वह जताई जा रही है और ऑपरेशन यह लगातार जारी है। लश्कर से ताल्लुक रखते हैं ये शाहिद अहमद कुट्टे। यह बहुत ही दुर्दांत आतंकी था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसका घर ढहाया गया था, जिसके बाद शोपियां इलाके में जो लोगों का कुछ विरोध भी सामने आया था। दरअसल खुफिया सूत्रों के मुताबिक शाहिद अहमद कुट्टे ओवरग्राउंड वर्कर्स की उसने नेटवर्क तैयार किया था और पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड है उसकी मदद की थी। उन ओवरग्राउंड वर्कर ने जो लोग जो आतंकी हमले थे, पहलगाम आतंकी हमले के आरोपी थे, उनको रास्ता मुहैया करवाया था और कैसे उनको हमला करना है, किस तरीके से उनको हर डायरेक्शन में जाना है, ये मदद मुहैया करवाई थी। तो बेहद अहम यह इनकाउंटर है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह बड़ा इनकाउंटर है और इस इनकाउंटर के बाद सुरक्षा एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों, एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस को उम्मीद है कि उन्हें कुछ अन्य बड़े सुराग हाथ लगेंगे। साथ ही साथ जो ओवरग्राउंड वर्कर जम्मू कश्मीर में जो पनप रहा था उसको तोड़ने में एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, सोशल मीडिया से लेकर टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री तक इस वक्त तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ बॉयकॉट कैंपेन चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था। तुर्की ने अजरबैजान के साथ मिलकर सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाई थी। इससे भारत में लोगों में नाराजगी है। बॉयकॉट टर्की अजरबैजान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। यही नहीं, ईज माई ट्रिप, कॉक्स एंड किंग्स और ट्रैवोमिंट जैसी देश की बड़ी ट्रैवल कंपनियों ने लोगों को इन देशों में गैर जरूरी यात्रा ना करने की अपील भी की है और नई बुकिंग भी रोक दी गई है। गो होम स्टे की बात करें तो इसने टर्किश एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप को रद्द कर दिया है। वहीं गोवा विलास की बात करें तो तुर्क नागरिकों के लिए यहां पर सर्विस नहीं देने का ऐलान किया गया है। पुणे में व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर के लोगों का क्या कहना है। जिस तरह से हर तरफ जो है बॉयकॉट की मुहिम देखने को मिल रही है, खासतौर पर तुर्की और अजरबैजान को लेकर, देखिए लोग क्या कह रहे हैं। I'll try to appeal to the entire my friends, colleagues, Indians, not to go to Baku, Azerbaijan or this kind of Turkey. ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो भी सब सपोर्ट कर रही हैं इसको, बिकॉज फाइनली आप देखेंगे जितना पैसा यहाँ से जाएगा घूम के, दैट इज कमिंग टू पाकिस्तान। वी आर द फर्स्ट पीपल्स टू गिव दिस वैक्सीन्स टू टर्की, बट टर्की ने क्या कर रहा है,
he is supporting some opposite country. This is not should we are not going to tolerate. मैं भी पर्सनली जाने की सोच रहा था, बट अब मैं भी बायकॉट करूंगा और मैं कोई अदर डेस्टिनेशन में जाना प्रेफर करूंगा जहाँ इंडियंस को भी वैल्यू किया जाए। पहले हमारे लिए हमारा नेशन आना चाहिए, बाद में हमारे लिए कोई कंपनी या कंट्री आनी चाहिए। सबसे पहले हमारा नेशन, एंड वी ऑल इंडियन नीड्स टू स्टैंड टुगेदर एंड रीयूनाइट आवरसेल्व्स। हम अगर कोई भी कंट्री में जा रहे हैं, हम उनके जीडीपी कि अहमदाबाद में किस तरह से लोग तुर्की और अजरबैजान का बॉयकॉट करने के बारे में विचार कर रहे हैं। इस दिवाली पे हमने तय किया था कि हम बाकू जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग जा रहे हैं। तो लेकिन अभी जो माहौल बना है, जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है इस सिचुएशन में, तो फिर हमने तय किया कि भी बाकू जाना ही नहीं है। और भी अच्छी जगह है, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम टर्की में कोई बिजनेस नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अजरबैजान एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हो रहा था लोगों का टूरिज्म के हिसाब से। इवन आई ऑल्सो प्लान विथ माई फैमिली टू विजिट बाकू, बट बिकॉज ऑफ दिस क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस एंड द इमरजेंसी सिचुएशंस, मैं तो ये बोलूंगा कि एज ए भारतवासी इंडियन हमको बाकू नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने इस टाइम पे इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जो कि हम बिल्कुल उसके फॉर में नहीं है, और मैं खुद भी नहीं जाऊंगी और मैं कभी किसी को सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि कोई विजिट करे या उनका ट्रैवल और फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करे। चलिए अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। पाकिस्तान को करारी मात देने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर जवानों को बधाई दी। आतंक के संहार की हुंकार भी भरी। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर चर्चा करेंगे। जय हो 7:57 पर जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने WTO में यूएस के स्टील और एल्यूमिनियम जवाबी ड्यूटी का प्रस्ताव दिया है। अगर यूएस ने स्टील और एल्यूमिनियम पर बढ़ी हुई ड्यूटी वापस नहीं ली तो भारत भी ड्यूटी लगाएगा। पूरी खबर समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं पूरी खबर क्या है। देखिए, दरअसल भारत ने एक एप्लीकेशन दिया था, उसके आधार पर अब WTO ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत भारत ने ये कहा था कि जिस तरीके से यूएस ने एल्युमिनियम पर और स्टील पर ड्यूटी लगाई है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ये WTO की शर्तों के खिलाफ है और ये उचित ड्यूटी नहीं है, और ऐसे में हमें भी इसी तरीके से ड्यूटी लगानी पड़ सकती है। तो भारत के इस प्रस्ताव के आधार पर WTO ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इस नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिन के भीतर दो में से कोई एक काम करना होगा। या तो इस पर कंसल्टेशन शुरू करना होगा, नहीं तो फिर यूएस को अपने बढ़ाई हुई ड्यूटी वापस लेनी पड़ेगी। अगर ये दोनों में से कोई एक काम नहीं होता है तो फिर भारत 30वें दिन से, यानी जो 8 जून की तारीख हो सकती है, 30वां जून होगा, 30वां दिन होगा, उस 30वें दिन के बाद से भारत भी उल्टा उस तरह की ड्यूटी लगाने का अधिकार मिल जाएगा, वो भी ड्यूटी लगा सकता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2018 में यूएस ने स्टील पे 25%, एल्युमिनियम पे 10% की एड वैलोरम ड्यूटी लगाई थी। उसके बाद उसको अनिश्चित काल के लिए इसी साल मार्च में बढ़ा दिया है और 25% की ड्यूटी भी लगा दी है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट को झटका लगेगा जो भारत से यूएस को जाता है, और इसी को आधार बनाते हुए भारत ने WTO में एप्लीकेशन दिया था, जिसके आधार पर WTO ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी आपका बड़ी खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे शेयर बाजार की। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में मुनाफा वसूली दिखी। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1282 पॉइंट गिरकर 81,148 पर और निफ्टी 346 पॉइंट गिरकर 24,578 पर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। तो मार्केट का पूरा अपडेट अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन बताएं आज बाजार का हाल और किन में तेजी दिखी और कहां प्रेशर। तो हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन हमें डेफिनेटली बाजार में एक पेन आता हुआ दिखाई दिया है। कल जिस तरीके की रोबस्ट हमें रैली देखने को मिली थी, आज थोड़ी सी सबड्यूड रही है। अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किसका रहा है। अगर बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो सबसे पहला नंबर आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। वैसे तो डिफेंस सेक्टर में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली थी, बिकॉज जो पीएम मोदी का बयान था इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स को लेकर, वहां का सीधा रिफ्लेक्शन। जियो फाइनेंशियल में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स के बाद यहाँ पे रैली देखने को मिली और डॉक्टर रेड्डीज
इंडीज भी आज करीबन 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अगर लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो पावरग्रिड, HCL टेक, इटर्नल और साथ ही साथ इन्फोसिस ने जो आज का परफॉर्मेंस दिया है वो काफी ज्यादा कमजोर दिया है। इस टाइम पे अगर मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए कोचिन शिपयार्ड 4% का इजाफा यहां देखने को मिला है। BSE यहां पे कल भी अच्छे मोमेंटम थे, इनफैक्ट अर्ली ट्रेड में तो ये 8% तक भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। विशाल मेगामार्ट 7% की बढ़त यहां पे, और भारत डायनामिक्स में रोबस्ट एक इजाफा आज के सत्र में दिखाई दिया है। लूजिंग पॉकेट की बात कर लेते हैं। ओरेकल फाइनेंशियल में करीब 3% का दबाव रहा है। SRF 3%, भारतीय एक्साकॉम में 3% और साथ में UPL में हमें करीबन 5% का प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए बात करते हैं CBSE के रिजल्ट्स की। CBSE ने आज पहले 12वीं और फिर 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इस साल 10वीं में 93.66% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जो कि पिछले साल से आधा फीसदी ज्यादा है। इस बार 23,71,000 छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी थी। 95% लड़कियां और 92% लड़के पास हुए हैं। वहीं CBSE 12वीं परीक्षा की बात करें तो इसमें 88% विद्यार्थी पास हुए हैं। 12वीं में भी लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों के मुकाबले बेहतर रहा है। 12वीं की 91% छात्राएं पास हुई हैं, जबकि छात्रों का ये पास प्रतिशत 85.06% रहा है। वहीं 1.25 लाख से ज्यादा बच्चों को कंपार्टमेंट की कैटेगरी में डाला गया है। हर साल की तरह इस बार भी CBSE ने टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं की है। कुछ साल पहले CBSE ने अनहेल्दी कंपटीशन को रोकने के लिए मेरिट लिस्ट जारी करना बंद कर दिया था। रेगुलर बेसिस पे 6 to 8 आवर्स करते थे और ऐसे लास्ट का 2 मंथ्स पे 10 to 12 आवर्स भी हो जाता था। टोटली डिपेंड करता है आप पे, आप कितना दिन पढ़ सकते हो। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना इधर पढ़ोगे तो आप टॉप कर सकते हो। बहुत सपोर्टिव माहौल था। मैंने अपने सीनियर से सुना था कि बहुत प्रेशर वाली क्लास रहती है, पर मुझे ऐसा कोई प्रेशर फील नहीं होने दिया। थैंक यू सो मच। मैं अपने पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बोर्ड के एग्ज़ाम में भी वो छोड़ने जाते थे और उनकी विशेज़, दादी का आशीर्वाद और टीचर्स का ग्रेट सपोर्ट था, और इसकी वजह से इतना मैग्निफिसेंट रिजल्ट प्रोड्यूस हो पाया। उम्मीद ज़्यादा की ही थी, पर जो रिजल्ट आया उससे भी बहुत खुश हूँ मैं। आशीर्वाद है घर वालों का, टीचर्स ने बहुत मेहनत करवाई। बस सर यही बात है। हमने तो पूरे साल स्कूल में इवेंट्स करे, फिर भी ऐसा रिजल्ट आया। मैं तो बहुत खुश हूँ, कृपा है सबकी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।